नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास के अंदर। बहुत गर्मी पड़ रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि आप इस गर्मी को झेलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अपने आप में जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज पिछले क्लास में पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने आपको चर्चा किया था कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने बताया था आपको कि फेडरलिज्म कैसे इंपॉर्टेंट होता है, फेडरलिज्म की क्या क्या अच्छाइयां हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हुए मैंने विगत वीडियो के अंदर यानी पिछली वीडियो के अंदर हमने एक बात डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म को इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंपोज कैसे होता है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को इंपोज करती है। आज उसी कड़ी में बाकी जो चीजें छूट गई थी कल, उन्हीं चीजों को कैरी ऑन करेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भैया फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, यानी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुए इसको हम लोग अपने बिहेवियरल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि कंक्रूएंट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि स्टेट लिस्ट क्या होता है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इन तीनों के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा अमेंडमेंट है, कोई ऐसी प्रोविजन है, कोई ऐसी फैसिलिटी है जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे अवेलेबल है, उसे हम लोगों ने रेजिड्यूरी लिस्ट के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। समझ में आ रही है बात ना? हमने रेजिड्यूरी लिस्ट की जब बात की थी तो उसके बाद आज की हम लोगों को बात करना है कि क्या इंडिया provides equal power to its all state। एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया अपने सारे स्टेट को इक्वल पावर प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि इंडिया जो है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को फॉलो करने वाला कंट्री है। यानी इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म इंपोज्ड है, उस इंपोज्ड फेडरलिज्म के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं होल्डिंग टुगेदर वाली, यानी हम जो है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है, होल्डिंग टुगेदर का पार्ट है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्टेट को इक्वल पावर देने के बजाय आइडेंटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यानी एक जैसा पावर देने के बजाय किसी को ज्यादा किसी को कम पावर दी जाती है। हो सकता है कई बच्चों को लगे कि ये अनइक्वालिटी तो बहुत अनजस्टिफाइंग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया है जो है ना डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। यहां पे बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। हर राज्य के पास अपनी एक स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अपना एक इकोनॉमिकल कंडीशन है, अपना एक फाइनेंशियल स्टेटस है, अपनी एक पॉलिटिकल स्टेटस है, अपने अलग रिचुअल्स है। और इन रिचुअल की वजह से ना 2800 राज्य के अंदर तरह तरह की वेरिएशन, तरह तरह की डिफरेंसेस देखने को नजर आती है। अब इन चीजों को हम इक्वलाइज कभी भी नहीं कर सकते, हम इन चीजों को कभी एक जैसा बनाने की गलती कभी नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया क्या करता है, अपने अलग अलग स्टेट को अलग अलग तरह की पावर देके रखा है। यानी कि इसके अंदर आप ऐसे समझ लो, मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। अपने इंडिया का एक बहुत ही अच्छा स्टेट था जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर को ना हमारा इंडिया आर्टिकल 370 के थ्रू एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करता था। आपको पता है वो पावर क्या हुआ करता था? वो स्पेशल पावर ये था कि इस जम्मू एंड कश्मीर जिस वक्त जो अभी हमारा स्पेशल कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, इसको एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ला दिया गया है। अब तो आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर था अपना फ्लैग रखने का। जैसे इंडिया का अपना एक फ्लैग है ना, आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो फ्लैग है जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, ये तिरंगा जो है वो सभी राज्य के लिए एप्लीकेबल है। कोई राज्य अपना खुद का फ्लैग नहीं रख सकता। सभी राज्यों को भारत देश का फ्लैग रखना पड़ता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 अपना फ्लैग रखने की फ्रीडम थी। समझ में आ रही बात ना? इसके अलावा उसको एक और पावर था जिसका नाम था ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उसे कोई भी ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो उसके फेवर में है, या उसने कोई भी डिसीजन लेना है तो वो उस चीज डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, पूरी तरह से फ्री था। उसे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरा चीज था कि अगर इंडिया के अंदर यानी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तरह का रूल इंपोज करती है तो उस रूल को जम्मू एंड कश्मीर मानेगा, इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी।
जम्मू एंड कश्मीर के पास जो अपनी विधानसभा थी, उस विधानसभा के अंदर अगर वो चीज पास हो जाती थी, वो रूल, वो अमेंडमेंट, वो आर्टिकल अगर पास हो जाता था, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर उसे एप्लीकेट करने के लिए रेडी रहता था। अदरवाइज उसे एप्लीकेट करने की कोई फोर्स, कोई पाबंदी, कोई जरूरत नहीं होती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को अगर जीएसटी को फॉलो नहीं करना है, तो वहां का जो विधानसभा है उसे एप्लीकेट नहीं करता था, उसे अलाउ नहीं करता था, और एज रिजल्ट ये होता था कि उन्हें उसको पालन करने का, उसे फॉलो करने की कोई परमिशन नहीं होती थी। इसी आर्टिकल 370 के थ्रू एक और चीज इंक्लूड थी, और उसका नाम यह था कि कोई भी इंडियन वहां जाकर के लैंड परचेज नहीं कर सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था। आप समझ रहे हैं? मैंने आपको 4 बातें बताई आर्टिकल 370 के थ्रू, जो कि अभी उसमें बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, मोदी गवर्नमेंट ने लाया था इस चीज को। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को अपना फ्लैग रखने की परमिशन थी, उसे ऑटोनॉमी का परमिशन था, यानी वो खुद अपने डिसीजन ले सकता था अपने विधानसभा के थ्रू, अपने लेजिस्लेटिव तरीके से। तीसरी बात होती है कि कोई भी इंडियन जाकर के वहां पे लैंड बाय नहीं कर सकता था, जमीन खरीद के घर नहीं बना सकता था अगर वो नॉन कश्मीरी पर्सन है तो। और चौथी बात जो बताया मैंने वो ये बताया कि इंडिया के किसी भी प्रोविजन को फॉलो करने की कंपल्सिटी भी नहीं थी। अगर कोई लॉ इंडिया ने बनाया तो ये जरूरी नहीं है कि वो लॉ जो है कश्मीर भी फॉलो करे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कोई नॉर्मल स्टेट नहीं था, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट था। पार्टीशन के बाद से ही इसको लेकर के तमाम पंगे हुए, और आज स्टिल नाउ इट्स गोइंग ऑन, आज भी ये चीजें चलती जा रही हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जब इतना असामान्य राज्य था, इतना असाधारण राज्य था, जब इसमें इतनी सारे पंगे थे, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म के प्रोसेस के थ्रू ही उसे स्पेशल राइट प्रोवाइड किया हुआ था। यानी अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग पावर देने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बिहार के अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं थी, जिसकी वजह से बिहार को वो स्पेशल दर्जा 370 के थ्रू नहीं मिला हुआ था, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जम्मू एंड कश्मीर के साथ थी, और इसलिए उसे एक स्पेशल प्रोविजन अलाउ किया गया था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मूव करते हैं आगे की तरफ। तो जम्मू एंड कश्मीर ही ऐसा नहीं है जिसको ऐसा स्पेशल पावर मिलता है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनको ये पावर मिलता है, जैसे कि असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इनमें से जिन भी स्टेट का मैंने नाम लिया, इन सारे स्टेट, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इसके अलावा अरुणाचल हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन सभी स्टेट्स के अंदर ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको स्पेशल राइट्स मिलता था। पता है आपको, इनको स्पेशल राइट्स मिलता है नॉट थ्रू आर्टिकल 370, थ्रू आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के थ्रू, ये बात थोड़ा रिमार्केबल है, आप इसको एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 371 के थ्रू असम को, नागालैंड को, मिजोरम को और अरुणाचल को स्पेशल पावर मिलते हैं। आपको पता है वो स्पेशल पावर क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर में कल्चरल वेरिएशंस मिलती है। कल्चरल वेरिएशन क्या होती है? देखो, बात समझने वाली है कि जिन जगहों पे आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, जिन जगहों पे ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो आज भी मुख्य धारा के पार्ट नहीं बन पाए हैं, जैसे कि आप झारखंड को ले लो, झारखंड के अंदर आज भी भरे हुए अमाउंट में आदिवासी लोग मिलते हैं, और उनके ट्रेडिशन, उनके रिचुअल्स, उनके तौर तरीके आज भी हम लोगों की तरह नहीं हो पाए हैं, वो आज भी पुराने ढर्रे की तरह जी रहे हैं। अब अगर ऐसे लोगों के ऊपर हम अपने कानूनी दाव पेच रखेंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती वाला हिसाब किताब हो जाएगा। इससे बचने के लिए उन्हें एक स्पेशल राइट्स प्रोवाइड होते हैं जो नॉर्मल जगहों की तरह नहीं होते हैं। उनको स्पेशल राइट्स ये होते हैं, मैं आपको पहली बात बता रहा हूं कि इनके स्पेशल राइट्स क्या क्या होते हैं। पहली बात तो इनके स्पेशल राइट्स होते हैं कि ये अपने कल्चरल इथिक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी इनके कल्चरल जितने भी इथिक्स हैं, जितने भी कल्चरल रिचुअल्स को ये फॉलो करते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, जो भी धर्म मानते हैं, जिस तरीके से मानते हैं, उसको पूरी तरह से फुलफिल करने की इनको फ्रीडम होती है। अच्छा, दूसरी बात होती है इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के अंदर इनको प्रायोरिटी मिलती है, यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो प्रायोरिटी प्रोवाइड करने का काम भी इंडियन गवर्नमेंट करती है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर कोई आदमी इस एरिया से आ रहा है तो उसको थोड़ा स्पेशल प्रायोरिटी दो। इसीलिए कई बार लोग ना असम के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करा करके वहां से जॉब के लिए एप्लीकेट करते हैं। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन फिर भी
लोग प्रेफर करते हैं कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसे स्पेशल प्रोविजन मिले। इसके अलावा इंडिया के अंदर उसे नॉर्मल रूल या नॉर्मल लॉ के थ्रू थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है, थोड़ा सा उसको अलग से ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि उन लोगों को लॉ के बारे में, नॉर्मल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो थोड़े से रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनसे बचाने के लिए अक्सर ये कोशिश की जाती है कि उनको थोड़ा अलग से रियायत, अलग से ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सके। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं आखिरी बात आपको डिस्कस करने वाला हूं, और वो आखिरी बात ये होने वाली है कि इंडिया के अंदर या इंडिया के थ्रू अगर कोई भी फेडरलिज्म के अंदर यानी इंडियन फेडरलिज्म के अंदर अगर किसी तरह का चेंज लाना, यानी अपने फेडरल सिस्टम के अंदर इफ वी वांट टू कैरी सम चेंज, यानी हमको कुछ चेंज लाना है, तो हम चेंज लाने के लिए क्या करेंगे? देखो भैया, अगर इंडिया के अंदर फेडरलिज्म के अंदर चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको दोनों यानी बोथ पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर आपको कम से कम 2/3 के एग्री होने के बाद आपको ये लॉ पास कराना होगा। यानी मान के चलो हम अपने फेडरलिज्म के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया लॉ बनाना चाहते हैं, तो लॉ बनाने के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में कम से कम 2/3 से हमें वो लॉ पास कराना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर एक और काम करना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव्स जो होती हैं, यानी हर स्टेट की जो विधानसभा होती है, उस लेजिस्लेटिव में से, अच्छा हमारे पास टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है ना। 28 स्टेट के अंदर से कम उसका आधा 14 स्टेट के अंदर उस लॉ, उस अमेंडमेंट, उस एक्ट को पास कराना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों काम कर लेते, यानी पार्लियामेंट्री हाउस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास करा लिया, फिर कम से कम 14 राज्य में आपने उस लॉ को पास करा लिया, तब जाकर के फेडरलिज्म के अंदर कोई भी चेंज कंसिडर होगा। अदरवाइज किसी भी तरह की चेंज पॉसिबल नहीं है। आपने एक चीज को नोटिस करा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि किसी की मर्जी हो, किसी गवर्नमेंट की मर्जी हो, तो मर्जी के आधार पे काम नहीं हो सकता। इसके लिए रियल में स्ट्रगल करना पड़ेगा, पूरे देश की राय लेनी पड़ेगी, तब जाकर के ये काम संभव है। इसीलिए फेडरलिज्म को चेंज करना इंडिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात गांठ बांधने वाली है, ये हमारा फेडरलिज्म जो है वो हमेशा मेंटेन रहने वाला है। दोस्तों, हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हाउ फेडरलिज्म वाज प्रैक्टिस ये इन इंडिया, ये वाला टॉपिक आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे। बहुत गर्मी हो रही है, मैं पूरी तरह से लगभग भीग चुका हूं, पूरा बॉडी में पसीने से नहा चुका हूं, इसलिए आज मैं इसे स्किप कर रहा हूं और ये वीडियो जो है मैं कल आपकी क्लासेस में कंडक्ट करूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड करना चाह रहा था। देखो बच्चों, मैं सिर्फ 10th क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं बाकी सब्जेक्ट को लेकर के अवेयर नहीं हूं। थोड़ी समय की पाबंदी है और समय की पाबंदी की वजह से मैं बाकी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं प्रयास में हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी क्लासेस की वीडियोस भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं, ताकि सभी बच्चों को उसके लाभ मिल सके। दूसरी बात, आपको अपने घर पे पढ़ाई करते रहनी है, आपको बिल्कुल भी उसे समझौता नहीं करनी है। गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन उसी के बीच में आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी समय बटोरते रहना है। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। अपनी अगली क्लास के लिए आप इंतजार करते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब खैर।